चलिए जी, आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं भाई कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे तरीक़े से यूपी पुलिस 2026 की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज से याद रखिएगा जीके जीएस का टॉप 1000 वाला सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। टॉप 1000 वीवीआई क्वेश्चंस वाले सीरीज को क्या करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। और याद रखिए टॉप 1000 वीवीआई क्वेश्चंस का ये जो सीरीज चलने वाले हैं, जब तक की एग्जाम नहीं पड़ेगा भाई तब तक ये सीरीज चलते रहेगा। और आप लोग जानते हैं कि यानी कि यूपी पुलिस का एग्जाम डेट घोषित हो चुका है। याद रखिएगा एग्जाम डेट देखिएगा 3 दिन होगा, 3 दिन होगा एग्जाम। याद रखिए 8 जून को होगा, 9 जून का होगा और 10 जून का होगा। ठीक है, 8 जून, 9 जून और 10 जून का हो जाएगा। और याद रखिए आप लोग का जो एडमिट कार्ड मिलेगा, याद रखिए 5 रोज पहले एडमिट कार्ड आप लोग को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ही बेहतरीन इस सीरीज चलने वाली है। तो यहाँ पर लिख दिया गया टॉप 1000 वीवीआई क्वेश्चन, यानी कि वही क्वेश्चन को यहाँ पर लाया गया जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया भाई। इंपॉर्टेंट है, एकदम क्लास ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे खाली स्थान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं उसको क्या कहते हैं जी, ओसांक कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? ओसांक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन क्या जाएगा जी, यहाँ पर सी हो जाएगा। और याद रखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि टॉप 1000 क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, टॉप 1000 क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, सब लोग ध्यान देंगे। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन करा है कि एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? एक प्रकाश वर्ष से जो क्या मापता है? ऑप्शन ए है घनत्व, ऑप्शन बी है दूरी, ऑप्शन सी है समय, ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता। तो बताइएगा एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। जो बिल्कुल आप लोग याद रख सकते हैं कि दूरी मापता है। क्या मापता है जी? याद रखिए दूरी मापता है। ऑप्शन क्या जाएगा जी, यहाँ पर बी हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं भाई उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं भाई उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। जो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन करा है कि भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? यानी कि भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन है जो किस वर्ष में किया गया था? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने देखिएगा। 1813 में, 1857 में, ऑप्शन सी है 1853 में, ऑप्शन डी है 1833 में। तो सभी लोग बताएंगे भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था। और याद रखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। याद रखिएगा एग्जाम में से बार बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, नहीं तो आप लोग सर्च कर सकते हैं ईगर क्लासेज। ठीक है, ईगर क्लासेज आप लोग क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, PDF एकदम क्लास के बाद याद रखिएगा आप लोग को मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? तो हमेशा याद रखिए 3 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होने वाला है 1853 ईस्वी में। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। और आप लोग को याद रखना भाई, यानी कि किसके द्वारा पहली बार रेलवे लाइन का परिचालन किया गया था? तो हमेशा याद रखिए लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। किसके समय जी? याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया था, ये भी बात आप लोग को याद रखना। और ये जो रेलवे लाइन है ये कहाँ से कहाँ तक था? याद रखिएगा बम्बई से थाने तक था। बम्बई से कहाँ तक था जी? याद रखिएगा थाने तक था। बम्बई से याद रखिए थाने तक था, ये भी बात आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन करा भाई कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश है जो कहाँ दिया था? तो आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो हमेशा रखिए सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया भाई। याद रखिएगा ये प्रश्न है जो बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया है, तो इसलिए आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा। जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी। याद रखिएगा बहुत बार
सवाल आ चुका है, ठीक है। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो सब लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो याद रखिएगा, जो 1000 वाला सीरीज चल रहा भाई, इससे यानी कि इससे लगभग एग्जाम में याद रखिए 75 प्रश्न आप लोग को लड़ने वाला है, ठीक है। 75 प्रश्न क्वेश्चन से जो याद रखिएगा परसेंट क्वेश्चन से जो याद रखिए एग्जाम में आप लोग को आने वाला है। तो याद रखिए इस सीरीज को मिस मत कीजिएगा और अंत तक क्लास को देखिएगा, ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, बिल्कुल याद रख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पेशा था। क्या था जी? पेशा था। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चंस क्या करा भाई, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चंस करा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खाली स्थान भी कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खाली स्थान भी कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? आप लोग बताएंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग जवाब देंगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं जी? याद रखिएगा, या तो शुष्क बर्फ है यानी कि शुष्क हिम कहते हैं, या तो शुष्क हिम कहते हैं। याद रखिएगा इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्राई आइस। आप लोग से एग्जाम में दे सकता है ये सब, ड्राई आइस बोला जाता है, ठीक है। ड्राई आइस, इसको ड्राई आइस भी बोला जा सकता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको ड्राई आइस बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा, देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा। जो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन करा भाई कि अल्फा कण खाली स्थान आवेशित होते हैं। अल्फा कण खाली स्थान आवेशित होते हैं। उदासीन, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इंग्लिश में, धनात्मक कि शून्य कि ऋणात्मक होगा, यानी कि अल्फा कण खाली स्थान आवेशित होते हैं। किस पर आवेशित होते हैं? तो 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, बिल्कुल आप लोग याद रख सकते हैं, यानी कि धनात्मक आवेशित होते हैं। अल्फा कण याद रखिए धनात्मक आवेशित होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा, देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा। जो 8 नंबर क्वेश्चन करा है कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी, ध्यान से मिस मत कीजिएगा इस सब सवाल को, ठीक है। एकदम मिस नहीं करना है। और एग्जाम से पहले 1000 वाला सीरीज आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही यानी कि बेनिफिट मिलने वाला है क्लास से, ठीक है। और याद रखिएगा इस क्लास का जो टाइमिंग है आप लोग को रात को 8 बजे प्रत्येक दिन मिलने वाला है, ठीक है। रात को 8 बजे जीके जीएस का मिलने वाला है, ठीक है। जीके जीएस का मिलने वाला है। और याद रखिएगा 10 बजे जस्ट 2 घंटा बाद आने की आप लोग को हिंदी का भी ये सीरीज चल रहा है, 1000 वाला हिंदी का भी सीरीज चल रहा है, उसका भी क्लास आप लोग को 10 बजे आप लोग को रात को मिलने वाला है, ठीक है। तो मिस मत कीजिएगा ये दोनों क्लास को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, ठीक है। चलिए तो 8 नंबर क्वेश्चंस का सही उत्तर क्या होगा? याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? याद रखिए 1974 में लागू किया गया था। ये आप लोग क्या किस्से का याद रखिएगा, ये आप लोग क्या किस्से का प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा भाई, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जो तो बिल्कुल आप लोग याद रख सकते हैं, दसवंत हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? दसवंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा, जो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन करा भाई कि लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? ध्यान से पहले सवाल को पढ़िएगा, एग्जाम में भी और यहाँ पर भी आप लोग को ध्यान से पहले सवाल को पढ़ना है, ठीक है। फिर आप लोग को जवाब आ जाएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? तो सब लोग 10 नंबर क्वेश्चंस का जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो बिल्कुल आप लोग याद रख सकते हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1905 में, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? याद रखिए 1905 में हुआ था। एग्जाम में इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो आप लोग फुल डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, 20 जुलाई, याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 को हुआ था, ठीक है। 20 जुलाई याद रखिएगा 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। ये भी बात आप लोग को याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर कह रहा है कि वी.डी. सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था?
बीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी, आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का क्या करेंगे जी, आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिनव भारत के रूप में जानते थे, अभिनव भारत के रूप में जानते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा भाई, कह रहा है कि मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? मकर संक्रांति का जो त्योहार है प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी, ये बहुत बार एग्जाम में भी ये सवाल आ चुका है, तो ध्यान से आप लोग को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, याद रखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जनवरी में मनाया जाता है, जनवरी महीना में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का जो त्योहार रहता है, याद रखिएगा जनवरी महीना में मनाया जाता है। ये बात आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा भाई, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन करा कि लाइकेन खालिस्तान प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। लाइकेन खालिस्तान प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। किसके संबंध का एक उदाहरण होगा कि, चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सभी बच्चे लोग जवाब देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और पीडीएफ के लिए तो आप लोग को बता ही दिए हैं, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, उसमें लिंक दिया रहेगा। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक दिन जो जीके जीएस का जो क्लास चलने वाला, यानी कि इसका जो क्लास चलेगा रात को 8 बजे चलेगा, प्रत्येक दिन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और 10 बजे हिंदी का मिलेगा। ठीक है, 10 बजे हिंदी का मिलेगा, 10 बजे आप लोग को हिंदी के मिलेगा। ठीक है, तो 10 बजे भी आप लोग को देखना है। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, सहो पकारता हो जाएगा। सहो क्या हो जाएगा? पकारता प्रकार के संबंध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव के कारण प्लेग होता है? निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव के कारण प्लेग होता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी, याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, और क्लास को सभी बच्चे लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? जीवाणु हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं भाई उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जी उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, खाली यूपी पुलिस के एग्जाम में ही नहीं बल्कि सभी एग्जाम में, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं भाई सभी एग्जाम में पूछ दिया गया है। ठीक है, पूछ दिया गया जाता है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर है, याद रखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर है, बताइएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया भाई, तो आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और ये सब सवालों को मिस नहीं करना है, और आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, याद रखिएगा जितना भी सवाल पढ़ा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को सामने लिख दिए भी गए टॉप 1000 वाला सीरीज। ठीक है, टॉप 1000 वाला याद रखिए सीरीज, यानी कि VVI क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चंस का सही उत्तर क्या होगा? जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है, याद रखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। ठीक है, माउंट आबू में अरावली पर्वत पर याद रखिए दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। ये आप लोग क्या कीजिएगा? ये याद रखिएगा, ये आप लोग क्या कीजिएगा? प्रॉपर तरीका से याद रखिएगा। अरावली पर्वत कहाँ अवस्थित है? याद रखिए राजस्थान में अवस्थित है भाई। अरावली जो पर्वत है याद रखिए राजस्थान में अवस्थित है, ये भी बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चंस क्या करा भाई, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चंस करा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो किस वर्ष में की गई थी? तो 16 नंबर क्वेश्चंस का जवाब देंगे। यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश में इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं सेबी। सेबी की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो याद रखिए इसका जो स्थापना किया गया था हमेशा याद रखिए 1992 में किया गया था। अगर फुल डेट जानना चाहते हैं तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को, 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को। ठीक है, 12 अप्रैल 1992 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था। ये आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, ये आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिए। इसका मुख्यालय कहाँ है जी वर्तमान में? याद रखिए मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। मुंबई इसका क्या हो जाएगा? मुख्यालय हो जाएगा। मुख्यालय भी आप लोग से एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा भाई, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है?
सभी लोग जवाब देंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी, याद रखिएगा। एग्जाम ओरिएंटल ये सब सवाल चल रहा है, ठीक है, और क्लास भी एग्जाम ओरिएंटल ही है, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, याद रखिए पहला स्थान है, ठीक है। कैमरा स्थान होगा तो याद रखिए पहला स्थान हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं भाई उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। लेकिन राज्य अगर पूछ दिया जाए तो याद रखिए राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल याद रखिए जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल याद रखिएगा जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये भी बात आप लोग को याद रखना। याद रखिए पूरे भारत में 50% जूट का उत्पादन यहीं से होता है, ठीक है। 50% जूट का जो उत्पादन होता है यहीं से होता है। ये भी बात आप लोग को याद रखना है। चलिए देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन करा है कि कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का जो संबंध है वो किससे होगा। बहुत बार पूछा जाता है जी, आप लोग को बता देंगे बहुत सा क्रांति भी, ठीक है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। याद रखिए गोल क्रांति का संबंध याद रखिए आलूस होगा। गोल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, आलूस हो जाएगा, ठीक है। आलूस हो जाएगा। ये आप लोग क्या किससे का याद रखिएगा, ये आप लोग को याद रखना। आप लोग को 2-3 ठो क्रांति आप लोग को याद रखना जरूर। पहला हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो हरित क्रांति का जो संबंध होगा याद रखिए खाद्यान्न उत्पादन से। बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया जी, याद रखिए खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। दूसरा आप लोग को याद रखना है क्या जहन में, श्वेत क्रांति, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो याद रखिए श्वेत क्रांति का जो संबंध हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। और भी याद रखिएगा पीली क्रांति का संबंध बताइएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, याद रखिए तिलहन यानी कि तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। तो ये सबको याद रखिएगा, ठीक है। अगला आप लोग से पूछ दिया जाता है कि यानी कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो याद रखिएगा मत्स्य उत्पादन से। इस सब एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध याद रखिए झींगा एवं मछली उत्पादन दोनों से हो जाएगा। लेकिन याद रखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है याद रखिए हरित क्रांति वाला बनता है और श्वेत क्रांति वाला बनता है, ठीक है। तो ये दोनों को जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिएगा ऑप्शन थोड़ा सा नीचे दे दिया गया है, ठीक है। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा, ठीक है। और 11वीं पंचवर्षीय याद रखिएगा 2007 से लेकर इसका समय हो जाएगा 2012 तक हो जाएगा, 2007 से लेकर के 2012 तक के हो जाएगा, ठीक है। ये भी बात आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। कंगारू है जो किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है भाई, कंगारू है जो किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो जाएगा, कंगारू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा भाई। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो जाएगा, कंगारू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए जी 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है जो सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तो याद रखें नाथुला दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा नाथुला दर्रा, ठीक है। चलिए जी अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा भाई, कह रहा 22 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी, याद रखिएगा बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एग्जाम ओरिएंटल ये सब सवाल है, तो ध्यान से क्लास को पढ़िएगा, ठीक है। और मिस मत कीजिएगा। और पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन होता है, सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और याद रखिए ये 2 नदियों से निर्मित होता है। ये 2 नदियां निर्मित करती है, गंगा नदी, दूसरा की बात करें ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी 2 नदियां याद रखिएगा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ अवस्थित है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, ये भी बात आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है।
जोग जो प्रपात है वो किस नदी पर अवस्थित हो जाएगा? याद रखिएगा शरावती नदी पर अवस्थित है। जोग जलप्रपात याद रखिए शरावती नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर ए हो जाएगा। और याद रखिए जोग जो जलप्रपात याद रखिए कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, कर्नाटक के याद रखिए किस जिला में जी? याद रखिएगा कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में। ठीक है, कर्नाटक राज्य का शिवमोगा जिले में स्थित है। कर्नाटक राज्य का शिवमोगा जिले में स्थित है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा भाई? यहाँ पर करा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी, आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या होगा, जवाब देंगे आप लोग। ठीक है, बिल्कुल आप लोग याद रख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पत्रकारिता के लिए याद रखिए पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स है जो किस देश की राजधानी है, तो बताएंगे। ब्यूनस आयर्स है जो किस देश की राजधानी हो जाएगा? याद रखिए अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगा। ब्यूनस आयर्स याद रखिए अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगा। बोल्विया की राजधानी याद रखिए लापजा हो जाएगा, लपाजा हो जाएगा जी, लपाज लपाज हो जाएगा। और याद रखिए ब्राजील की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो रखिए ब्रासिलिया, ब्रासिलिया हो जाएगा। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया हो जाएगा। वेनेजुएला याद रखिएगा, वेनेजुएला की राजधानी कराकस हो जाएगा, कराकस हो जाएगा, कराकस हो जाएगा। वेनेजुएला की राजधानी याद रखिए कराकस हो जाएगा। ये भी बात आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्या करा है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो हमेशा देखिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के सिद्धांत के लिए दिया गया था। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के सिद्धांत के लिए याद रखिएगा आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और याद रखिएगा आप लोग को जानना जरूरी है भाई इनको कब दिया गया था। नोबेल पुरस्कार है जो कब दिया गया था, याद रखिए 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में याद रखिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भी आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा भाई? कह रहा है कि किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी, आप लोग जवाब देंगे। ठीक है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखें 1937 ईस्वी में। ठीक है, 1937 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा भाई। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर भाई? कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? भारत का संविधान का अनुच्छेद जो 66 है वो किससे संबंधित है भाई? तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर होने वाला है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। किससे जीता रखिएगा? उपराष्ट्रपति के चुनाव से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। जो भी बच्चे लोग बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या करा जो देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है जी। चलिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। याद रखिए 6 प्रकार के, कितने प्रकार के? 6 प्रकार के हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। याद रखिएगा यूपी एग्जाम के लिए जैसे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए यूपी जी के जरूर पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में। बहुत जैसे आप लोग जैसे बिहार पुलिस, कितना बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, चाहे एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं, याद रखिएगा जिस स्टेट की तैयारी करते हैं उस स्टेट का क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, तो देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ताजमहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ताजमहल किसने बनवाया था? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के अत्याधिक पहलुओं पर अत्यधिक ध्यान देता है? तो याद रखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा सभी लोग बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल याद रख सकते हैं, बनारस हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? वो बनारस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? यानी कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए जवाब दीजिएगा। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का जरूर जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो
सभी लोग 32 नंबर क्वेश्चन का क्या करेंगे जी, जवाब देंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा जो, ठीक है। और सभी लोग बच्चे लोग क्या करेंगे, सेशन को भी लाइक करेंगे और चैनल को भी क्या करेंगे जी, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चैनल को भी क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रघुपति क्या हो जाएगा, सहाय हो जाएगा। रघुपति क्या हो जाएगा जी, सहाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या करा देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला है जो नहीं होता है, उज्जैन में, कि इलाहाबाद में, कि हरिद्वार में, कि वाराणसी में। तो चलिए जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। बिल्कुल याद रख सकते हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी में नहीं होता भाई। और याद रखिए कुंभ मेला जो होता है, याद रखिए 4 जगहों पर होता है, ठीक है। 4 जगहों पर होता है, पहला उज्जैन में होता है, फिर इलाहाबाद में होता है, फिर हरिद्वार में होता है, फिर कहाँ होता है जी, नासिक यानी कि महाराष्ट्र में होता है। सभी अलग ही यानी कि देखिएगा, उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश में होता है, और याद रखिए इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में होता है, हरिद्वार में याद रखिए यानी कि उत्तराखंड में होता है, नासिक यानी कि महाराष्ट्र में होता है, यानी कि 4 जगहों पर मेला लगता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या करा जो, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और क्या होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और क्या होते हैं जी। तो बिल्कुल आप लोग याद रख सकते हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नीला होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। चलिए जी अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अंतिम प्रश्न है, आप लोग क्या कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। आप लोग सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो। यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन का जरूर जवाब देंगे, ठीक है। तो बताइएगा, और ये टेस्ट के रूप में, ठीक है। ये टेस्ट में यानी कि आप लोग को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आप लोग के लिए छोड़ दिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिएगा इसका भी क्लास हो रहा है भाई, याद रखिए आप लोग को 10 बजे यानी कि हिंदी का भी क्लास चलेगा, यूपी पुलिस का 2026 का 1000 प्रश्न याद रखिए हिंदी के लिए भी ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसका क्लास जो चलेगा 10 बजे चलेगा, जस्ट 2 घंटा के बाद, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके और बाय।